हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2015 के मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपये है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या है, हमें ये बताना है। तो एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं बराबर एक बक्से में, तो 10,290 पुस्तकें पैक होंगी 10,290 बटा 98, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 चक्के 8, 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 तियाँ 21, 7 पचे 35, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0, 7 पचे 35, यानी कि 10,290 पुस्तकों को हम 105 बक्सों में पैक कर सकते हैं। तो एक बक्से का कुल मूल्य कितना है, 518, और हम 10,290 पुस्तकों को 105 बक्सों में पैक करेंगे। तो एक बक्से का मूल्य हुआ 518, तो 105 बक्सों का मूल्य कितना होगा, 518 से हम गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 एकम 8, 1 से किया तो 105 आया, फिर 5 से किया तो 5 पंचे 25, 5 एकम 5, इसको जोड़ेंगे, ये आया 0, 5 4 9, 8 5 13, हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, और ये 5, यानी कि 54,390 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता है, 54,390 रुपये बक्सों का कुल मूल्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि लंबाई को मापने विषय पढ़ाने के लिए कौन सा सही होगा। तो हम सही वाला ही देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। पहले तुलना करना, हमें पढ़ाना क्या है देख लीजिए, लंबाई को मापना। तो लंबाई को मापने के लिए पहले तुलना करना, फिर अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रामाणिक इकाइयों को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम होगा, तो पहले तुलना करना, फिर अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, बाद में प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, चौथी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है, नंबर 1 प्रक्रियात्मक ध्येय, नंबर 2 सुव्यवस्थित ध्येय, नंबर 3 सामाजिक ध्येय, या फिर नंबर 4 विषयात्मक ध्येय। तो चौथी कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है, विद्यार्थी दशमलव वाली 2 संख्याओं की, जो दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है विषयात्मक ध्येय को। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। नंबर 1 मोतियों की माला, नंबर 2 बिंदु सीट यानी डॉट पेपर, नंबर 3 गिनतारा, या फिर नंबर 4 द्विमुखी पटल यानी कि काउंटर। तो कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बिंदु सीट यानी कि डॉट पेपर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है, नंबर 1 विश्लेषण और संप्रेषण में, नंबर 2 वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, नंबर 3 वे संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या फिर नंबर 4 मित्रों को सहयोग देने में। तो कक्षा में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है विश्लेषण और संप्रेषण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है नंबर 1 लेखन क्षमता यानी डिस्ग्राफिया, नंबर 2 गणितीय क्षमता यानी कि डिस्कैलकुलिया, नंबर 3 दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, या फिर नंबर 4 पठन अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया।
तो एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या आ रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, डिस्कैलकुलिया यानी कि गणितीय क्षमता की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। नंबर 1 मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, नंबर 2 परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, नंबर 3 मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, नंबर 4 शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि हम बहुत मदद करते हैं मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? नंबर 1 आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? नंबर 2 कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। नंबर 3 संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 5 का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 4 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो खुला अंत वाला प्रश्न होता क्या है? एक समस्या के कई सारे समाधान कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन यानी खुले अंत वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 में 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए तो 45 हो जाएगा, यानी कि ये एक निश्चित हो गया। ठीक है, एक संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 5 का मान ज्ञात करना, तो ये भी एक निश्चित उत्तर पर पहुंचेगा। फिर कोई दो संख्याएं लिखिए, यानी कि हमें पहले ही बता दिया है कि दो संख्याओं के गुणनफल से हमें 45 लाना है। हमें स्वतंत्रता नहीं है कि हम 3 संख्याओं के गुणनफल से 45 ला सकें। और हमें यहाँ पर खुला अंत वाला प्रश्न क्या होगा? एक समस्या के कई सारे समाधान यानी कई सारी विधियां, लेकिन यहाँ पर कोई दो संख्याएं, तो 2, 3 और 4 तो गलत होंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, यह होता है खुला अंत वाला प्रश्न। 15 को 3 से हम गुणा 15 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 3 गुणा 15 भी कर सकते हैं, 15 को 3 बार जोड़कर भी हम कर सकते हैं, और 3 को हम 15 बार भी जोड़कर इसका आंसर ला सकते हैं। यानी कि हमें स्वतंत्रता है अपनी विधि को चुनने के लिए। ये कहे जाएंगे खुले अंत वाले प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है नंबर 1 गणित में रुचि का अभाव, नंबर 2 अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, नंबर 3 शून्य को महत्व की समझ का अभाव, या फिर नंबर 4 पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का कारण है कि पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? नंबर 1 उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। नंबर 2 उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। नंबर 3 वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए, या फिर नंबर 4 वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन, या फिर स्तर 4 मानसिक चित्रण। तो वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो वे हैं स्तर 4 मानसिक चित्रण। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? नंबर 1 दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। नंबर 2 कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। नंबर 3 गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। नंबर 4 गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो ऑप्शन 4 सही होगा, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह नंबर 1 विभाजनात्मक अवस्था में है, नंबर 2 उपादान अवस्था में है, नंबर 3 संक्रियात्मक अवस्था में है, या फिर नंबर 4 परिमाणात्मक अवस्था में है। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। नंबर 1 उच्चतर गणित के लिए तैयारी, नंबर 2 गणित के अमूर्त विचार जानना, नंबर 3 कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई के विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, नंबर 4 विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। तो बात हो रही है प्राथमिक स्तर की। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई के विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? नंबर 1 पंक्तिबद्धता, नंबर 2 गणना, नंबर 3 अंक लिखना या फिर नंबर 4 संरक्षण। तो कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, संरक्षण। पंक्तिबद्धता, अंक लिखना और गणना यह सब संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू होता है, लेकिन संरक्षण नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? नंबर 1 गुणनफल, नंबर 2 क्षेत्रफल, नंबर 3 आयतन या फिर नंबर 4 गुणनखंड। तो अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, आयतन। क्योंकि आयतों में व्यवस्थित करने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, गुणनफल निकालना पड़ेगा और गुणनखंड भी इसी से संबंधित है, लेकिन आयतन इससे संबंधित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाई किसके बराबर हैं? तो लिख लेते हैं 10,000 10,100 यानी कि 1,000, 10,100 फिर 10 दहाई यानी कि 10 दहाई, ये दहाई हुआ, ठीक है। फिर जोड़ लेते हैं इसे 0 0, ये 1 1 1 यानी कि 11,100 यानी कि ऑप्शन नंबर सही हो जाता है हमारा 2। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग पूछा जा रहा है। तो हम 11 को पहले इस संख्या से भाग देते हैं। 11 को भाग दिया 12,112 से, तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, उतारा 1, 11 एकम 11, फिर उतारा 1, न जाने का 0, उतारा 2, फिर 11 एकम 11, 2 से 1 गया तो 1, यानी कि 12,112 को जब 11 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1। अब हम 13 को 13,223 से भाग देकर देखते हैं। तो 13 को 13,223, तो 13 एकम 13, उतारा 2, न जाने का 0, उतारा 2, 13 एकम 13, फिर 22 से 13 गया, कितना बचा 9, उतारा 3, 13 सत्ते 91, यानी 93 से 91 जाएगा तो बचेगा 2। तो 11 को जब इस संख्या से भाग दिया तो शेषफल बचा 1, पर शेषफल का योग बताना है तो प्लस, फिर 13 को जब 13,223 से भाग दिया तो शेषफल बचा 2, योगफल पूछा जा रहा है तो जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है, 56,431 में 6 का स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर बताना है। तो 56,431 में 6 का स्थानीय मान, देखिए 6 के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो हमें 1000 से गुणा कर देनी है। अगर 2 डिजिट होते तो 100 से, 1 डिजिट होता तो 10 से, और अगर इस किसी भी संख्या के आगे कोई डिजिट नहीं है, उसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो उस संख्या के अगर कुछ भी डिजिट नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर 6 के आगे 3 संख्या है तो हम 1000 से गुणा करते हैं तो आया 6000। फिर 4 का अंकित मान पूछा जा रहा है, अंकित मान कुछ नहीं वही संख्या हो जाती है, तो 4 अंतर पूछा जा रहा है तो माइनस कर देंगे तो आएगा 5,996। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 5,996। हमारा अगला क्वेश्चन है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज यानी कि एलसीएम तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी कि एचसीएफ का गुणनफल हमें बताना है। तो 30, 36 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। 30, 36 और 42 इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटते हैं, 3 पच्चे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30, तिछाक 18, 180, 180 सत्ते 70, 7 अट्ठे 56, हासिल 5, 7 एकम 7, 5 12, यानी कि 30, 36 और 42 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, यानी कि एलसीएम जो निकला है वो 1260 है। यहाँ लिख लेते हैं 1260। फिर
इसका सबसे बड़े सारगुणन यानी कि HCF यानी कि एक कॉमन फैक्टर जो 30, 36, 42 तीनों को काटे तो क्या होगा 6, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 यानी कि 6 एक ऐसा फैक्टर है जो 30, 36, 42 तीनों संख्याओं को काटेगा। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा 6। और हमें बताना है गुणनफल, तो 1260 गुणित 6, 600, 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 का 5 हासिल 1, 6 एकन 6 और 1 7 यानी कि 7560। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है 7560। हमारा अगला क्वेश्चन है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं कौन कौन से हैं। तो 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताना है जो कि 7 के गुणज भी हों, यानी कि वो संख्या जो 7 से भी कट जाए और वही संख्या 84 को भी काट दे। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 7, क्योंकि 7 ये जो 7 है इस 7 को काट देगा और ये 7 84 से भी कट जाएगा। ठीक है, फिर 7 दूना 14 यानी कि 7 से 14 कट जाता है और 14 से 84 भी कट जाएगा। फिर 7 तियां 21 यानी कि 7 से 21 कट जाएगा और 21 से 84 भी कट जाएगा। फिर 7 चौक 28, 28 7 से 28 कट जाएगा और 28 से 84 भी कटता है। ठीक है, फिर 7 पचे 35, 35 के पहाड़े में 84 नहीं आता। फिर 7 छंग 42, 42 के पहाड़े में 84 आता है, 42 दूना 84। ठीक है, फिर 7 छंग 42 हो गया, 7 सत्ते 49, 49 के पहाड़े में 84 नहीं आता। 7 अट्ठे 56, 56 के पहाड़े में भी 84 नहीं आता। अब एक संख्या और है जो 7 का गुणज भी है और जिससे 84 भी कट जाएगा, वो संख्या है 84। देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14 यानी ये 7 से भी कट रही है और 84 खुद 84 को काटेगा, तो एक गुणज हमारा 84 भी हुआ। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ लेना है, तो जोड़ते हैं। यहाँ पे 0 बना दिया। 4 2 6, 6 6 12, अब 13 14, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 और 1 19 यानी कि 196। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाता है। 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है कौन से हैं 196। हमारा अगला क्वेश्चन है जब दिल्ली में समय 8:49 शाम का है तब सिडनी में समय अगले दिन का 1:19 सुबह का है। यदि दिल्ली में समय 11:19 सुबह का है तो सिडनी में क्या समय होगा, तो देख लीजिए। तो जब दिल्ली में समय 8:49 शाम का है तब सिडनी में अगले दिन का 1:19 सुबह का है। तो हमें इस सुबह के समय को शाम के समय में बदलना होगा। ठीक है, देखिए 8:49 ये तो हो गया शाम का। अब जब हम 1:19 को शाम के समय में या फिर दोपहर के समय में बदलेंगे तो फिर इसको लिखना पड़ेगा 13:19, तो ये हो जाएगा PM में। ठीक है, अब देखिए तो लिख लेते हैं 13:19। अब ये शाम का समय हो गया और ये हुआ 8:49 शाम का। इसका जब हम अंतर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा दिल्ली में जब शाम का 8:49 है तब सिडनी में अगले दिन का जो 1:19 है उसमें अंतर कितना है, कितने समय का अंतर है, कितने घंटे का अंतर है। तो 19 से 49 तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ से 1 घंटा कैरी लेते हुए इधर लाएंगे। हम इधर से 1 घंटा कैरी लाएंगे और इधर है ये मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। तो हम यहाँ पर 60 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 79। ठीक है, 9 से 9 गया 0, 7 से 4 गया 3। ठीक है, अब यहाँ से 1 घंटा हम निकाल चुके थे तो हुआ 12, 12 से 8 गया तो बचेगा 4, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमें बताना है दिल्ली में समय जब 11:19 का हुआ है सुबह का तब सिडनी में क्या समय होगा। तो 11:19 का सुबह का टाइम है, इसमें अगर हम 4 घंटे 30 मिनट जो कि अंतर निकला था ये जोड़ दें तो हमें सिडनी के अगले दिन का समय पता चल जाएगा जो वहाँ पर होगा उस टाइम पर। तो ये 9 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 11 4 15 हुआ, 15:49। देखिए 15:49 आया है, इसका मतलब ये शाम का समय है। ठीक है, इसको देखेंगे तो 3:49 PM होगा। ठीक है, PM, तो 3:49 PM यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी कि मानचित्र पर जो आधा सेंटीमीटर दर्शाया जा रहा है वो वास्तविक भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे 2 पेन का मूल्य हुआ 6 रुपये। ठीक है, 2 पेन का मूल्य हुआ 6 रुपये।
तो 7 पेन का जब मूल्य निकालेंगे तो लिखेंगे 7 गुणा 6/2, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और ये जो संख्या है वो बटे में जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है, यानी कि 125 किलोमीटर को मानचित्र पर दर्शाया 1/2 सेंटीमीटर में। ठीक है, अब 2000 किलोमीटर का पूछा जा रहा है, तो 2000 किलोमीटर को मानचित्र पर जो दूरी दर्शाएगा तो लिख सकते हैं हम 1/2 गुणे 2000 गुणे इस संख्या को बटे में लिखना है, जैसा कि अभी बताया, तो हम इधर लिख लेते हैं 1/125 बटे में लिखना है ना। ठीक है, तो अब काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, फिर 25 पंचे 125, 25 चक्के 100 0, फिर 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि आंसर आ रहा है 8 सेंटीमीटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर को सेंटीमीटर में ही मानचित्र पर दर्शाया गया है, इसीलिए हमें किसी भी इसमें चेंज नहीं करना है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? नंबर 1, 25 शतांश बराबर 25/100, तो ये सही है। शतांश है तो 100 लिखेंगे, दशांश है तो 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो सही है। 0.57 बराबर है 0.5700 के, तो हाँ कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखते हैं 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 4.5 मीटर गुणा 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है। देखते हैं, तो 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है और ये वर्ग की भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 30/100। ठीक है, इसमें से 0 कैंसिल तो हुआ 3/10। अब ये वर्ग की एक भुजा है और अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर तो कितना आया? 3 3 9, 10 गुणा 10 यानी 100, यानी 9/100 मीटर स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल निकला है। अब हम निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, जो कि दे रखा है 4.5 मीटर गुणे 0.2। इसी को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 4.5 दशमलव हटाया 10 बढ़ाया, फिर गुणे में दशमलव हटाया 10 बढ़ाया, 5 दूना 10, 5 निम 45, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना? ये 9 बटे में ये 10, यानी 9/10। ये मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिला था? 9/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 और 9 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाता है, क्योंकि हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। 2009 मिलीलीटर बराबर 2 लीटर 9 मिलीलीटर। 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 2 लीटर में होगा 2000 मिलीलीटर। ठीक है, फिर प्लस 9 मिलीलीटर को और ऐड कर लेते हैं, तो आता है 2009 मिलीलीटर, जो कि सही है। और हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है? तो हमें खिलाड़ियों की संख्या बतानी है। टोटल छात्र हैं 660, इसमें से 2/3 लड़के हैं, तो 2/3। सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, फिर 2 की गुणा करते हैं, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 440 लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या 440 है, तो 660 में से अगर हम 440 हटा दें तो हमें लड़कियों की संख्या मिल जाएगी। 660 विद्यार्थी जो हैं वो टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से 440 लड़के हैं, तो बची तो लड़कियां ही हुई, तो 0 से 0 गया 0, 6 से 4 गया 2, 6 से 4 गया 2, यानी 440 लड़के हैं और 220 लड़कियां हैं। अब कहा जा रहा है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या 440 है, इसका 3/4 यानी 3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि जो 330 हैं, 440 टोटल लड़के हैं, उसमें से भी 330
खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी निकली थी? 220। तो 220 का अगर हम 1/4 निकालते हैं तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 55 लड़कियां जो हैं वो खिलाड़ी हैं। तो लड़के हैं 330 खिलाड़ी, लड़कियां हैं 55 खिलाड़ी। इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि कुल खिलाड़ियों की संख्या पूछी है। तो 5 0 5 5 3 8 और ये 3, यानी कि 385 खिलाड़ी टोटल हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या 385। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलों के निम्न साइजों में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं? यानी कि हमें टाइलों को बिना काटे ही 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर लगानी है, टाइलें कटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, हमें सेंटीमीटर में बताना है और हमारे पास मान मीटर में दे रखे हैं। तो 9 मीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर में होंगे 900 सेंटीमीटर और 7 मीटर में होंगे 700 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बताना है टाइलों का साइज जो बिना काटे ही इस पर लग जाए फर्श, कमरे के फर्श पर। तो हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन में एक संख्या 9 से कट जानी चाहिए और एक संख्या 7 से कट जानी चाहिए। जब वो पूरी पूरी कट जाएंगे यानी कि वो पूरी पूरी कमरे के फर्श पर लग जाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा हमें काटना नहीं पड़ेगा। तो 9 और 7, एक संख्या 9 से कटनी चाहिए, एक 7 से। तो देखिए, तो ऑप्शन 1 में कोई भी संख्या ना 7 से कट रही है तो ना 9 से, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत होगा। फिर दूसरा ऑप्शन में ना कोई संख्या 9 से कट रही है ना 7 से, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। फिर तीसरे ऑप्शन में एक संख्या 9 से कटती है, ये 9 पचे 45, और एक संख्या 7 से भी कटती है, 7 पचे 35। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 को भी चेक कर लीजिए, 35 7 से कटता है और ये भी 35 7 से कटता है, लेकिन 9 से कोई नहीं कटता, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? तो हमें आंसर दिन में बताना है। तो देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, तो 6 घंटों में 60 और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो गुणा 60। फिर हमें दिन में आंसर देना है, तो x दिन में मान लीजिए 1 दिन में होते हैं 24 घंटे और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 60 से 60 कैंसिल, फिर 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 एकम 2, 2 तियां 6 और 3 गुणा 5 बराबर 15 दिन। ये हुई x की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है, 15 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 घनाभाकार बक्सों की विमाएं सेंटीमीटर में नीचे दी गई हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लकड़ी के 18,440 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बक्सों का प्रयोग होगा? तो हमें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा कर लेनी है, फिर किन्हीं दो विमाओं को जोड़कर जिसका भी आंसर 18,440 आता है वो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो देखिए, जब पहले ऑप्शन के लंबाई गुणा चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो आंसर आएगा 9,000। अगर दूसरे बॉक्स का आयतन हम निकालते हैं तब यानी कि 23 20 20 की गुणा करते हैं तो आएगा 9200। फिर तीसरे बॉक्स का आयतन निकालते हैं, इन तीनों का गुणा करते हैं तो आएगा 9,240। फिर जब हम चौथे बॉक्स का आयतन निकालते हैं 24 गुणा 20 गुणा 19 करते हैं तो गुणा करके आएगा 9,120। अब इनमें से दो हमें विमाएं उठानी है और जिनका भी जोड़ 18,440 आता है वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, पहली विमा दूसरी विमा को जोड़ते हैं तो 18,200 आता है, ठीक है। तो हमें लाना है 18,440। फिर पहली विमा और दूसरी विमा को जोड़ते हैं तो आता है 18,240, तो ये भी गलत हुआ। फिर पहली विमा और तीसरी विमा को जोड़ते हैं तो आएगा 18,120, तो ये भी गलत हुआ। अब हम जोड़ते हैं दूसरी विमा और तीसरी विमा को, यानी कि ये, तो आएगा 18,440, यानी कि दूसरी और चौथी विमा ही हमारे सही होगी। 9200 प्लस 9,240, 0, ये हुआ 4, ये हुआ 4, 9 9 18, यानी 18,440 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर दूसरी और तीसरी विमा को जोड़ने पर आ रहा है दूसरी और तीसरी, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाता है। दूसरी और तीसरी विमा को जोड़कर 18,440 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, हमारा आंसर सही होगा 2। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, हमें बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है क्या? किसी आयत की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर 4a। ए क्या है यहाँ पर? वर्ग की एक भुजा। तो जब हम एक भुजा निकालेंगे तो वर्ग का परिमाप बटे 4 कर देंगे तो ये निकल जाएगी वर्ग की एक भुजा। ठीक है, 80 सेंटीमीटर परिमाप यानी वर्ग का परिमाप दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर बटा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0 यानी 20। ये क्या निकला है? वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं ए बराबर निकला है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 20, इसका स्क्वायर हुआ 20 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा यानी जो 20 निकली है उसका 2 गुना है क्या? आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी। वर्ग की भुजा थी 20, उसका 2 गुना यानी कि 40। ये क्या निकली है? आयत की लंबाई। फिर आयत की चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 40 गुणा 20 तो हुआ 800। वर्ग का क्षेत्रफल है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अधिक है? अंतर निकालेंगे, 800 से 400 घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा? 400 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हारून एक फल दुकान पर गया। उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, 3.5 किलो सेब 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम 75 रुपये 70 पैसे प्रति किलो की दर से और 750 ग्राम अंगूर 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 का एक नोट दिया तो उस विक्रेता से उसे कितने रुपए वापस मिले, हमें बताना है। 1.5 दर्जन केले, एक दर्जन में होते हैं 12, आधा दर्जन और यानी 6 और जोड़ दिया तो हो गया 18। एक केले का मूल्य दे रखा है 2.5 रुपये, तो 18 केले का मूल्य हो जाएगा 2.5, 18 गुणे 2.5 रुपये। गुणा करके देख लेते हैं, 5 अट्ठे 40, 4 5 एकम 5 4 9, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो देखते हैं 0, ये 0, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 3 और 1 4 यानी कि और 2 डिजिट के बाद 0 यानी कि 45 रुपये। यानी कि 1.5 दर्जन केले का मूल्य निकला है 45 रुपये। इधर लिख लेते हैं। अब 3.5 किलो सेब 57 रुपये 60 पैसे प्रति किलो की दर से, यानी कि ये एक सेब का मूल्य दिया है तो 57 रुपये 60 पैसे और हमें कितने का निकालना है? 3.5 किलो का। तो गुणा करके देख लेते हैं, 5 0 0 5 6 30 हासिल 3, 5 7 35 36 37 38 8 हासिल लगा 3, 5 5 25 25 और 3 28। ठीक है, अब 3 से गुणा करके देखते हैं, 3 0 0 3 18 हासिल 1, 3 7 21 1 2 22 हासिल लगा 2, 3 5 15 16 और 1 17। अब इसको ऐड करके देखते हैं, ये आया 0, ये आया 0, 8 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 यानी 2। 1 1 2 3 3 संख्या के बाद दशमलव है तो 3 संख्या के बाद दशमलव यानी 201 रुपया 60 पैसे। ठीक है, लिख लेते हैं, 45 रुपये केले के, 201 रुपया 60 पैसे आए सेब के। अब 1.5 किलो आम 75 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो यानी कि 3/2, एक पूरा हुआ। फिर आधा आधा अगर करके जोड़ते हैं, देखिए 1 किलो तो ये पूरा हो गया। अब 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा आधा 1 होता है ना, तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। 1.5 किलो खरीदा है तो हमें इतना ही भाग जोड़ना है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3,
तो 3/2 ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने 1.5 दर्जन खरीदे हैं। तो 1.5 किलो आम मतलब 3/2। 1.5 किलो आम का मूल्य दे रखा है, तो देखिए 3/2 गुणे 75 रुपये 40 पैसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और ये 0। अब 3 की गुणा करते हैं 37.70, 37.70 की गुणा करते हैं 3 के साथ। 3 0 0, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, हासिल लगा 2, 3 तियाँ 9 और 2 11। 2 संख्या के पहले दशमलव है तो 2 संख्या के पहले दशमलव लगा दिया, यानी कि 1.5 किलो आम का मूल्य होगा 113 रुपये 10 पैसे, ठीक है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। तो 1000 ग्राम के कितने पार्ट्स बनेंगे? देखिए 250 ग्राम, 250 ग्राम, ये 250 ग्राम और ये 250 ग्राम, यानी 4 भाग जोड़कर बनता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम। 750 ग्राम जोड़िए, यानी कि 3 भाग जोड़ते हैं 4 भाग में। देखिए 4 भाग में 3 भाग खरीदा है 120 रुपये प्रति किलो की दर से। तो हम 750 ग्राम को 3/4 लिख सकते हैं। ऐसे नहीं समझ में आता तो देख लीजिए, 1000 यानी प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे हैं, तो प्रति किलोग्राम यानी 1000 और कितना खरीदा है 750, तो 0 से 0 कैंसिल, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100। तो इस तरह से भी 3/4 आ जाएगा। तो 750 ग्राम यानी 3/4 और 120 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे हैं, तो 120 गुणे में 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 0, 30 तियाँ 90, यानी कि अंगूर खरीदे हैं 90 रुपये के, ठीक है। तो अब जितने भी संख्याएं, जितने भी मान निकाले हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो 45 रुपये के केले, फिर 201 रुपये 60 पैसे के निकले था सेबों का मूल्य, फिर आम का मूल्य निकला था 113 रुपये 10 पैसे, फिर अंगूर का मूल्य निकाला है 90 रुपये। अब इनको हम जोड़ते हैं तो देखिए 60 और 10 70, 5 और 1 6, 6 3 9, फिर 9 और 1 10, 4 14 का 4, हासिल लगा 1 1 1 2 2 2 4, यानी 449 रुपये 70 पैसे। 449 रुपये 70 पैसे। अब फल विक्रेता को 500 रुपये का नोट मिला है, तो उस विक्रेता से वापस कितने मिलेंगे? तो हारून को कितने पैसे वापस मिलेंगे? 500 रुपये दिए हैं और 449 रुपये 70 पैसे का सामान हुआ है। तो देखिए यहाँ 0 0, यहाँ 70, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 1 रुपया उधार ले लेते हैं, तो 1 रुपये में कितने पैसे बनेंगे? 100 पैसे बनेंगे। 100 में से 70 गया 30 पैसे। अब यहाँ पर कितना बचा? 499, क्योंकि 1 रुपया हमने उधर उधार दे दिया है। तो 9 से 9 गया 0, 9 से 4 गया 5, 4 से 4 गया 0, यानी कि 50 रुपये 30 पैसे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 50 रुपये 30 पैसे। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस मैथ्स के। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।